बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज हम जीन थेरापी के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरापी। सो जीन थेरापी बेसिकली एक प्रोसीजर है या टेक्निक है। इट इज़ अ प्रोसीजर और टेक्निक जिसके ज़रिए हमने क्या करना होता है, बेसिकली ह्यूमन डीएनए को चेंज करना होता है। ठीक है, यानी हम जेनेटिक मटेरियल जो सा है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निक फॉर इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, इनटू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, क्यों हम ये इंसर्ट करते हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। ठीक है, वेरियस से मुराद यहाँ पे वेरियस जेनेटिक डिजीजेज हैं। ठीक है, जिनकी वजह से यानी जो जीन्स की ख़राबी की वजह से, यानी आप कह लें कि आपके जो जीन्स हैं जिसने मुख्तलिफ प्रोटीन्स कोड करनी होती है, ठीक है, तो अगर उनमें ख़राबी हो तो उसको रिकवर करने के लिए या उसकी कह लें कि उसके इलाज के लिए जो हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसे हम जीन थेरापी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो? इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है। ठीक है, कि आप जो डिजीज़ जीन है उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हो जो नॉर्मल जीन है उससे। सही। अच्छा, डिजीज़ कौन सी है जिसके अंदर आप ये जीन थेरापी यूज़ कर सकते हैं? बहुत सी डिजीज़ हैं। एक तो इसके अंदर कैंसर्स हैं। कैंसर के एग्जांपल में आप ब्लड कैंसर ले सकते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर्स जितने भी हैं तो उनकी ट्रीटमेंट में आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपोर बल्कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया बल्कि कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, कि इसके अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है और प्रोटीन्स के पीछे डीएनए होता है, कोड होता है। ठीक है, अगर कोड में प्रॉब्लम है तो एंजाइम सही नहीं बनेंगे, एंजाइम सही नहीं बनेंगे तो कह लें कि उनका फंक्शन नहीं होगा और डिजीज़ हो जाएगी। मतलब कोलेस्ट्रोल के एंजाइम्स नहीं है तो हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये भी जेनेटिक डिजीज़ है। अ, इसके अलावा स्किड है, स्किड या जिसे हम कहते हैं सीवियर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसे हम स्किड कहते हैं या डिजीज़। सॉरी, यहाँ पे सिंड्रोम नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे डिजीज़ आएगा। इसे मिटा देते हैं हम, डिजीज़। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी या स्किड भी से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो ये सब जेनेटिक डिजीज़ हैं। इन जेनेटिक डिजीज़ को अगर आपने मतलब रिकवर करना है या इसकी आपने ट्रीटमेंट करनी है, उसके लिए आपको जीन थेरापी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब जीन थेरापी होता है क्या? हम उसके ऊपर पढ़ते हैं कि हमने इंसर्ट करना है जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, अच्छा, इसके दो प्रोसीजर्स हैं, या कह लें कि दो टाइप्स हैं। एक है एक्स वीवो, सही, और एक है इन वीवो। सही, तो ये बेसिकली आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन जो सी होगी वो क्या होगी? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सही, इसकी जो जीन मैप इन वीवो की जो सी बात करेंगे हम, वो जीन मैनिपुलेशन होगी इनसाइड ऑफ द बॉडी। सही। सो सबसे पहले हम एक्स वीवो को टारगेट करते हैं कि एक्स वीवो जीन थेरापी किस किस्म की होती है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना होता है? बेसिकली जीन मैनिपुलेशन बाहर करनी होती है। मतलब ये अब एक्स वीवो जीन थेरापी है। सही, इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सेल्स रिमूव कर रहे हैं, पेशेंट बॉडी से सेल बाहर हमने निकाले, फिर उसको हमने यानी टारगेट किया आपने, मतलब उसके हमने जीन की मैनिपुलेशन की, उसके बाद से दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं हम।
अच्छा, एक्स वीवो जीन थेरापी की एग्जांपल जो सी है वो यही है, स्किड जिसे हमने ऊपर पढ़ा है, स्किड सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओ मतलब डिजीज़। तो इसमें होता है क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड होता है बच्चा, जिसको ये बीमारी होती है, ठीक है, उसके हम स्टेम सेल रिमूव करते हैं। यहाँ पे सेल्स कौन से होंगे? स्टेम सेल्स। अच्छा, वाई हम स्टेम सेल्स क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो स्टेम सेल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन डिवाइड। सही। सो अगर हम स्टेम सेल्स के अंदर अपना जीन मैनिपुलेट करते हैं तो फिर क्या होगा कि स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे और जीन जो सा वो साथ साथ डिवाइड होता रहेगा। जाहिर बात है आपका जो नॉर्मल जीन है वो बॉडी के अंदर इसी तरह फैल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी दूसरे सेल के अंदर डालते हैं तो वो सिंगल सेल तक महदूद रहेगा, क्योंकि जब तक वो डिवाइड नहीं होगा वो आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा और फिर उसका इफेक्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, टारगेट करते हैं स्टेम सेल्स को, ठीक है, कि हम। अच्छा, स्किड में होता है क्या, व्हाट हैपेंस इन स्किड? अच्छा, इस पे आते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एडीए या एडिनोसिन। एडिनोसिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज, ठीक है, जिसे हम ए डी ए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो एडिनोसिन डी अमाइनेज का जो जीन्स होता है, जीन इज म्यूटेटेड, ठीक है, कि उसके जीन में म्यूटेशन आ चुकी होती है कि वो सही तरह से एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है ये बेसिकली हेल्प करता है इन मैचुरेशन ऑफ, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स कितने किस्म के होते हैं लिम्फोसाइट्स, अगर आपको पता हो, इसमें बी एंड टी होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो इनकी मैचुरेशन के अंदर हेल्प करता है। मैचुरेशन से मुराद नहीं, जब वो मतलब स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं तो उनको मैच्योर करने के लिए ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। सही। अच्छा, इन द केस अगर पेशेंट को स्किड है या स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो फिर क्या होगा, ये एडिनोसिन डी माइनेज नहीं बनेगा। सही। एडिनोसिन डी माइनेज नहीं बनेगा तो लिम्फोसाइट्स नहीं बनेगी, और लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो उसकी इम्यूनिटी जो सी होगी वो वीक होगी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि बेसिकली पेशेंट्स की इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होगा, यानी बहुत इम्यूनिटी इसकी लो हो जाएगी, और जब इम्यूनिटी लो होगी तो वो क्या होगा, उसको डिजीज़ हो सकती है, मतलब उसे कोई भी बीमारी आराम से हो सकती है। सो इम्यूनिटी लो होगी, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मतलब किसी की अगर इम्यूनिटी लो है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सी बीमारियों के रिस्क पे है, और उसे इसलिए जो होता है स्किड के पेशेंट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और इन्हें बहुत केयर मतलब रखनी पड़ती है इनकी, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, या फिर मतलब कोई जरा मतलब इन्फेक्शन से बचाया जाता है इन्हें ज़्यादातर के। अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर इनकी ट्रीटमेंट बहुत स्लो होती है। सही है। तो अच्छा, स्किन के अंदर हमने क्या किया कि स्टेम सेल्स लिए, स्टेम सेल्स में हमने अपना जीन मैनिपुलेट करवाया लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है, मतलब उसे हमने बाहर निकाला स्टेम सेल्स को मैनिपुलेट किया, उसके बाद ये जीन वापस इंसर्ट किया, ठीक है, और ये जीन अंदर जाके फिर क्या हुआ, रेप्लिकेट होता गया, ठीक है। रेप्लिकेट होने के बाद इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट। ये आपको नज़र आ रहा हो, ये प्रोडक्ट अब क्या है हमारे पास, बेसिकली डीएमाइनेज बन रहा है, ठीक। मतलब जो आपने डीएमाइनेज का जीन इंसर्ट किया, ठीक है, ए डी ए जीन यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हैं स्टेम सेल्स के अंदर, और स्टेम सेल्स वापस आपने क्या किया, बॉडी के अंदर रीएंटर करवाया, वहाँ पे वो जाके वो मल्टीप्लाई होने लगे, ठीक है। अल्टर्ड सेल्स आर इंजेक्टेड टू द पेशेंट, ठीक है, और जो जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स है ये प्रोड्यूस करेगा डिजायर्ड प्रोटीन और हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एड्रोसिन डीवाइनेज बनना शुरू हो गया। सो ये हो गया हमारे पास एक्स वीवो जीन थेरापी की एग्जाम्पल। अब हम आते हैं इन वीवो की एग्जाम्पल। इन वीवो की एग्जाम्पल के लिए आपको एक और डिजीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी जो कि हमने ऊपर पढ़ी है, जिसे हमने कहा था, हाँ, हाइपोक्लेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। यानी इन वीवो की एग्जांपल के अंदर इन वीवो जीन थेरापी, ठीक है, आप डायग्राम से समझ गए होंगे ज़्यादातर। इन वीवो जीन थेरापी जिसकी एग्जांपल जो सी हमारे पास वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया,
ठीक है। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में होता क्या, पहले हम डिजीज़ एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में जो एक कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो लिवर के सेल्स होते हैं जिसे हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनकी कह लें कि ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर वो रिसेप्टर सही बन नहीं पाते, ठीक है, यानी पेशेंट जो सा है वो लैक करता है, पेशेंट लैक कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स, कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स इन हेपेटोसाइट्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स से मुराद लिवर सेल्स जो कि इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल अपटेक फ्रॉम ब्लड। सही, आप कहेंगे इतना लंबा लिख दिया मैंने, समझाता मैं आपको। मतलब ये वो कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर्स हैं लिवर सेल्स के ऊपर, मतलब जो हमारे जिगर के खुलिया होते हैं उनके मेम्ब्रेन झिल्ली के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट करवाते हैं, मतलब उससे ब्लड में से यानी खून से उठा के स्टोर करते हैं अपने अंदर। सही। सो अगर कोई पेशेंट है हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया का, इसका क्या, इससे क्या मतलब है कि बेसिकली उसके अंदर उसके जो जिगर के सेल्स है उसके अंदर वो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है जो कि कोलेस्ट्रॉल को खून से जमा करेंगे। तो अगर खून से कोलेस्ट्रॉल जमा करने वाले रिसेप्टर्स नहीं है तो खून में कोलेस्ट्रॉल फिर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फिर जाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल से बीमारियाँ होती हैं। कौन सी बीमारियाँ होती हैं? दिल की बीमारियाँ, मतलब उसे हार्ट अटैक का खदशा होगा, ठीक है, और हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट। सही। सो अच्छा, इसके अंदर इन विवो जीन थेरापी किस तरह होती है कि हमारे पास जो जीन है वो हम क्या करते हैं कि एक किसी वायरस के अंदर, ख़ास तौर पर रेट्रो वायरसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल्स यूज़ होगी, रेट्रो वायरसेस, ठीक है, रेट्रो वायरसेस के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोड करके डाल देते हैं और फिर उसे इन्फेक्ट करवाते हैं ह्यूमन को, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम तो हमने सेल्स बाहर निकाले थे जो कि हमने एक्स वीवो जीन थेरापी पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर हम सेल्स को बाहर नहीं निकाल रहे बल्कि डीएनए को वायरसेस के ज़रिए इन्फेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए है बेसिकली वेक्टर का काम करेगा, यानी आपका डिज़ायर्ड डीएनए जो है वो ट्रैवल करेगा इनसाइड द बॉडी, और जिस तरह नॉर्मल इन्फेक्शन होता है उस तरह इन्फेक्शन होगा, लेकिन इस टाइम उसके अंदर बजाय बीमारी फैलाने के उसके अंदर आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। सही। और इस तरह वो जाके लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, और वहाँ पे जीन्स को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसको मतलब इसको ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट की सर्जरी करते हैं, मतलब उसका लीवर की थोड़ी सी ना, मतलब वहाँ पे काटते हैं, उसका थोड़ा सा जिगर काट देते हैं, ठीक है, उस जगह पे ये वायरसेस डाल देते हैं आप। सही। तो ये वायरसेस वहाँ पे जाके फ़ौरन जाके अपना कह लें कि एक्शन करेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका हेपेटोसाइट्स के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी वायरसेस सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाने के बाद वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डीएनए के अंदर, ये वेक्टर जो है डीएनए के अंदर छोड़ देगा। सही। सो ये इन विवो जीन थेरापी होगी और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत से लोगों पे किए भी जा चुके हैं। सही। और ये काफ़ी इसका आउटकम भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, एक ये एग्जांपल होगी इन विवो जीन थेरापी की, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि वो यूज्ड रेट्रो वायरसेस एज वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया है कि रेट्रो वायरसेस को हमने एज वेक्टर यूज़ किया फॉर जीन जीन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, कि एक सबका हमने जीन बीच में ट्रांसप्लांट करवा दिया। सही। या जीन हमने इनकॉर्पोरेट करवा दिया अपने डीएनए के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर हमें कोई कह लें कि स्टेम सेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने वायरसेस वेक्टर्स के ज़रिए, ख़ासतौर पर रेट्रो वायरसेस के ज़रिए हमने वो काम किया है। सही। अच्छा, एक और प्रोसेस है जो कि आजकल यूज़ हो रहा है और वो भी इन विवो के अंदर आ रहा है, इन विवो जीन थेरापी के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइपोसोम्स, ठीक है, ख़ास किस्म के लाइपोसोम्स, आपने इसका नाम सुना हुआ है कहीं? चलिए, ये आपके सामने मैंने एग्जांपल इंक्लूड कर दिया लाइपोसोम की।
सो लाइपोसोम्स बेसिकली क्या होता है, ये लिपिड्स बाइलेयर के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी मालिक्यूल्स कह लें या वेजिकल्स कह लें, वेजिकल्स ऑफ लिपिड बाइलेयर। सही, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मतलब ये लिपिड बाइलेयर बनी हुई है। सही, मालिक्यूल्स ऑफ लिपिड बाइलेयर है, जिसके अंदर वेजिकल से क्या बनाते हैं कि अंदर से खाली होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, प्लाज्मिड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड डीएनए के अलावा हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली लाइपोसोम्स वेजिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। लाइपोसोम्स वेजिकल्स, या इसे माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात आपको ये नज़र नहीं आएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। सही, तो हम क्या करते हैं फिर इन लाइपोसोम्स के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करवाते हैं। ख़ास तौर पर फॉर एग्जांपल एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जेनेटिक बीमारी है, और इसके अंदर भी एक कह लें कि रिसेप्टर की कमी होती है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्लोराइड रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्लोराइड रिसेप्टर्स, यानी जो क्लोराइड मालिक्यूल्स को, यानी क्लोरीन को इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स जो है वो बैलेंस में रखते हैं। सही, सो क्लोराइड रिसेप्टर्स की अदम मौजूदगी की वजह से, ये रिसेप्टर्स है, ठीक है, अदम मौजूदगी की वजह से जो पेशेंट है वो अमूमन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कह लें कि डिजीज़ मतलब मर जाता है, ठीक है, फैटल होता है, ये बहुत यानी मोहलिक होता है। सही, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लाइपोसोम्स के अंदर जो क्लोराइड रिसेप्टर्स का जीन होता है, जो ज़ाहिर बात है उसके पीछे कोई ना कोई जीन है, तो हमने वो जीन जो है क्लोराइड रिसेप्टर का हमने जीन प्लाज्मिड डीएनए के साथ हम उसे मैनिपुलेट करके लाइपोसोम्स के मॉलिक्यूल के ज़रिए इन्फेक्ट करवाते हैं, ठीक है। लाइपोसोम्स को हमने यहाँ पे बेसिकली नेज़ल स्प्रे यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि हम लाइपोसोम्स के मॉलिक्यूल्स का हम नेज़ल स्प्रे करेंगे, ठीक है। और जब नेज़ल स्प्रे होगा तो वो जो ज़ाहिर बात है कि अंदर जो एंडोथीलियम होगी उनके सेल्स के साथ जाके फ्यूज़ होगा, वो अंदर जाएगा, अंदर जाके ट्रांसफ़र होगा हमारे, और जाके वहाँ पे मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जाके उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, जाके जो जीन है नॉर्मल जीन वो जाके बैठ जाएगा, ठीक है। फिर वो जाके अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा। लेकिन इसमें जो कह लें कि सक्सेसफुल रेट है वो कम है, ठीक है, मतलब इसकी सेंसिटिविटी लो है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब यूज़फुल प्रोसेस तो है लेकिन लो जीन ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, ठीक है, कि लो जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसकी वजह से इसके कह लें कि मतलब लेस इन यूज़ या लेस यूज़ होता है इसका। जो पहले दो प्रोसेस थे जिसके अंदर हमने एक्स वीवो और इन वीवो, जिसमें हमने रेट्रोवायरल मतलब वायरसेस का हमने यूज़ किया था वेक्टर के तौर पर, वो बहुत कॉमनली अब यूज़ होने लगे हैं। सही, अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये लाइपोसोम्स की एग्जांपल होगी जो थर्ड आपकी बनती है, ये भी इन वीवो है, ठीक है। ये किस में आ रही है, इन वीवो। एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि आप इसके अंदर कोई सेल बाहर नहीं निकाले लैब के अंदर, बल्कि आप डायरेक्ट अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप डायरेक्ट मतलब भेजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और डिजीज़ है जिसे कहते हैं आप कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है, या आप जिसे कह लें कि जो आर्टरीज ब्लॉक होती है, आर्टरीज ब्लॉक्ड, ठीक है। आर्टरीज ब्लॉक कब होती है, जब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से वहाँ पे आर्टरीज, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। जब आर्टरीज ब्लॉक होगी हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, एंजियो प्लास्टी, ठीक है। और एंजियोप्लास्टी में हम बेसिकली उस ब्लॉक्ड एरिया को रीओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक बैलून यूज़ करते हैं, बैलून, जो कि कैथीटर की शक्ल में होता है। कैथीटर से मुराद यानी वो आप कह लें कि मतलब आपकी वेन्स के ज़रिए ट्रैवल करता है और उस ब्लॉक एरिया में जाता है, ठीक है। आपके अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो आर्टरीज़ का, तो आर्टरीज नहीं सॉरी वेन्स का, तो इसमें जो सुपीरियर वेना कैवा है वहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी मतलब प्रोसीजर होता है पूरा सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके ज़रिए से आप बैलून जो है वो इंटर करवाते हो पेशेंट बॉडी के अंदर, और उससे टारगेटेड एरिया पे लेके जाते हो, ठीक है, बैलून कैथीटर।
सो अगर बैलून कैथीटर वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, वो मतलब ओपन्स ओपन्स द मतलब आर्टरी या वेन, ठीक है, उसने एक दफ़ा ओपन ओपन कर दिया, ठीक है, तो वो दोबारा री ब्लॉक हो सकती है। अगेन चांसेस होते हैं कि वो री ब्लॉक हो जाए, ठीक है, दोबारा वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो, दोबारा ब्लॉक हो जाए। तो इस केस में जब बार बार ब्लॉकिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं, जो बैलून है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हम बैलून को कोट कर देते हैं विद प्लाज्मिड, ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड के साथ कोट करेंगे कंटेनिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर ऑफ आर्टरीज, ठीक है, जिसे हम इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जो कि आर्टरीज की इंडोथीलियम को ग्रोथ करता है, सही। सो हमने क्या किया, कोट द प्लाज्मिड विद द फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, जो कि इंडोथीलियल कंटेनिंग है। तो अब जब बैलून जाएगा तो मतलब एक दफ़ा वो ओपन भी करेगा, प्लस इन द केस वो आर्टिस्ट की ग्रोथ भी करवाएगा, ठीक है। अगर दोबारा ब्लॉक होती है तो फिर वो बाईपास भी कर सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब अगर आर्टरी ब्लॉक हुई है तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर मौजूद है, तो आर्टरीज वहाँ से ग्रो करते हुए, मतलब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, यहाँ से ये ब्लॉक हो जाती है, सही। तो आपने बैलून इंसर्ट करवाया जिसके पास अब मतलब इनके पास आपने एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आपने पहुंचा दिया, ठीक। तो अगर इन द केस नेक्स्ट टाइम ब्लॉक होगी तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ से ये बाईपास बना लेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ब्लड यूँ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सही। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जा चुका है, ठीक है, कि ऑब्स्ट्रक्टिव एरिया के अंदर आपने ऐसा बैलून इंसर्ट करवाना है जो कि ग्रोथ फैक्टर जिसके पास हो, इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो, और फिर वो जाके मतलब बाईपासिंग का भी ऑप्शन ऑन कर देगा, सही। सो ये भी एक एग्जांपल थी। अच्छा, इसके अलावा हम बहुत से कैंसर के अंदर इसे यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने शुरू में एक बात की थी, एक्स वीवो जीन थेरापी, मतलब हम स्टेम सेल्स निकालते हैं, उसके अंदर जो कैंसर का जीन है उसकी जगह पे नॉर्मल जीन इंसर्ट करते हैं, उसके बाद से दोबारा ट्रांसप्लांट कर देते हैं, सही। और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, ठीक है, अगर आपने नाम सुना हो, वो कैंसर के पेशेंट्स में। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये बहुत सी बीमारियों के लिए अब स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर एड्स है, ठीक है, कैंसर है, जितनी भी डेडली बीमारियां हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ जो कि फैमिलियल होती है, जैसा फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होने पड़ा, ये फैमिलियल बीमारी है, सही। और हीमोफीलिया है, जिस तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर से हमने कहा था, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ है इस तरह। और यानी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक बेसिस पे होती है, तो उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं हम। या फिर उसके और भी प्रोसीजर आ रहे हैं कि मतलब आप स्टेम सेल्स को बॉडी के किसी और हिस्से में रख दो, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में रख लो या पेरिटोनियल कैविटी में रख लो, वहाँ से उनके जीन्स जो है वो एक्टिव हो जाए और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते रहे। सो बहुत से आगे मतलब फ्यूचर के अंदर बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट की तवक्को की जा रही है कि फिर हम अपने जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनको हम कवर कर सकेंगे, सही। सो ये सारा जो प्रोसीजर्स है वो जीन थेरापी के अंदर आएंगे, क्योंकि आप जीन मैनिपुलेट करने जा रहे हो, सही। सो जीन थेरापी सारा कुछ है। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा जीन थेरापी के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।